हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियां। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम हम भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की उपलब्धियां अलग होंगी, अभी हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आगे चल के हम आ जाएंगे संस्थान पर। संस्थान में क्या आ जाएगा आपका, अंतरिक्ष क्षेत्र की अगर बात होगी तो मेन संस्थान इसरो हो जाएगा। रक्षा की बात होगी तो रक्षा के क्षेत्र में कई सारे संस्थान हैं, जैसे DRDO है, HAL वगैरह है। तो संस्थान वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। आज हम व्यक्तियों की बात करेंगे अलग अलग क्षेत्र में। जैसा कि शुरुआत में ही आप सभी को बोला गया था कि साइंस एंड टेक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, नई नई चीज़ें मिलेंगी जानने को, एक स्टोरी मिलेगी किसी भी चीज़ के पीछे। तो इसको बस बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिए सारी चीज़ों को, और काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। एक काम जरूर कर दिया करो, जैसे ही कोई क्लास स्टार्ट होती है आप सभी तुरंत शेयर कर दिया करो, जिस भी ग्रुप में आप सभी हो, चाहे टेलीग्राम में चाहे व्हाट्सएप में, वहाँ पर इस क्लास की लिंक जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मैथ के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में समझो जो भी काम हुआ है हमारा, वो हुआ है प्राचीन काल में। मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साइंस की जननी होता है मैथ, गणित। कोई भी साइंस हो, सारे कैलकुलेशन, सारी थ्योरम, सारी चीज़ों को यूज करके ही आप पहुंचते हो। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होगे, जिस टॉपिक में कुछ रिसर्च करना है तो वहाँ मैथ का यूज होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह तो रिएक्शन वगैरह केमिकल्स जानते हो, लेकिन रिएक्शन का क्या प्रभाव होगा, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे ये वर्क करता है, वहाँ पर भी मैथ का प्रयोग होता है। तो साइंस का जो मूल होता है ढांचा, वो डिपेंड करता है मैथ पर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ। मैथ के क्षेत्र में जो प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए हैं जो पुस्तकें लिख के रख गए हैं। बहुत सारी चीज़ों की जो वो लोग बात कर गए हैं, अभी मैं बताऊंगा। उन चीज़ों की बात बाद में 1000 साल बाद जो लोग आए हैं ना, उन्होंने बात की और वो दुनिया के सर्वकालिक महान वैज्ञानिक बन गए। जबकि 1000 साल पहले हमारे वैज्ञानिक वो सारी चीज़ें बोल के चले गए थे। अब दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कि उन्होंने बुक लिख दी और वो बुक क्या हुआ, चलन में नहीं रही। आगे लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं उस टाइम पे। वो जो लैंग्वेज रही हो, जो भी चीज़ रही हो, वो बुकें नहीं पढ़ी। अब जाके सामने आई, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ के ग्रंथों को खोजा, इकट्ठा किया, अध्ययन कराया, अनुवाद कराया, तब जाके हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि हमारे प्राचीन लोग कितने महान महान काम करके गए थे। तो मैथ के क्षेत्र में सबसे पहले हम देखते हैं आर्यभट्ट को। अब देखो सन, टाइमलाइन याद करना। 476 ईस्वी, मतलब ईसा का जन्म हुआ था, उससे 476। अभी क्या चल रहा है? 2026 ईस्वी। तो आज से अगर देखो तो 1500 से भी ज़्यादा टाइम पहले ये आए थे आर्यभट्ट। बिहार में इनका जन्म हुआ था, कुसुमपुर में। 23 साल की उम्र में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी, आर्यभट्टीय। ये ग्रंथ लिख दिया। इस ग्रंथ में इन्होंने अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के सिद्धांत, इनकी बात की। और आज हम मैथ में पढ़ते हैं ना, तो सेम टू सेम मैच कर जाते हैं जो ये सिद्धांत उस टाइम पे देखे गए थे। जो हम लोग अभी देखेंगे ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस कब आया? 100-150 साल के अंदर आया है। और जो इन्होंने प्रमेय दी, हम देखेंगे वो प्रमेय हमारे 1000-1500 साल पहले उसी टाइप का सिद्धांत विकसित करके गए थे। ठीक है। एक बुक और इन्होंने लिखी, आर्य सिद्धांत। पाई का मान, ये पाई का निशान है, पाई ऐसे होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पाई। पाई का मान इन्होंने ही बता दिया था, और कितने अंकों तक? 3.1416 ये बता के गए थे। आज भी एग्जैक्टली अगर जिन लोगों ने भी मैथ किया होगा, मैथ से कुछ पढ़ा होगा, तो पाई का मान हमें यही यूज करते हैं, 3.14। ठीक है, सटीक बताया था इन्होंने। इन्होंने उसी टाइम पर बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और इसके घूमने से ही दिन रात होते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, एक वैज्ञानिक हुए हैं 1450 के आसपास वाले, एग्जैक्ट नहीं है, 1450 के दशक के आसपास हैं, गैलीलियो। सबको नाम पता होगा जो भी साइंस वगैरह बैकग्राउंड से रहा हो। दूरबीन का इन्होंने आविष्कार किया था इस टाइम पर। और कहाँ के थे? इटली के थे आप।
जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो पुनर्जागरण हुआ दुनिया का, मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल को हम ऐसे मान लेते हैं कि हजार, इंडिया में मानते हैं हम 1100 समथिंग ईस्वी से लेके और 1700 तक, ठीक है। लेकिन मध्यकाल बाकी की दुनिया में अगर चले जाओ तो आप चले जाओ 800 ईस्वी से लेकर के, और इनके लिए 1600 ईस्वी तक। इसके पहले ही खत्म हो गया था नॉर्मली जो यूरोप वगैरह। यहाँ मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा उन लोगों में, जो यूरोपीय समाज था उसमें और ज़्यादा नियम बने हुए थे, और ज़्यादा समाज में डिवाइड था। जैसे हमारे अभी जाति में डिवाइड है, वर्गों में डिवाइड है, इनका समाज बहुत सारे नियम, और चर्च का प्रभुत्व था। चर्च के जो पादरी होते थे वही राजनीतिक प्रभुत्व भी था उनका, और धार्मिक। वो टैक्स नहीं देते थे, सबसे टैक्स लेते थे, दिन भर के नियम बना रखे थे, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये करो। मतलब आप सुबह से उठने के बाद शाम तक नियमों में बंधे थे। कोई भी नियम तोड़ दिया आपने पाप कर दिया। पाप कर दिया तो उसकी क्षमा के लिए फिर क्या, पैसा करके पर्ची कटाओ। ये सिस्टम बहुत था, हर समाज में ये आता है सिस्टम। धीमे धीमे उनके अंदर ही पुनर्जागरण हुआ। ये पुनर्जागरण कब हुआ? 14वीं से 16वीं सदी तक। जब ये पुनर्जागरण होगा तो फिर वो चर्च को क्या करेंगे? चुनौती देंगे। अब चर्च ने अपनी बुक्स लिख रखी थी, चर्च की खुद की पुस्तकें थी। पुस्तकों में उन्होंने चमत्कार की भी बात करनी है, हर चीज की। तो उन्होंने लिख रखा था कि पृथ्वी, चर्च की जितनी भी पुस्तकें थी, कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब कोई वैज्ञानिक आएगा और अचानक से बोलेगा, वो गैलीलियो, जो चीज हमारे आर्यभट्ट बता के चले गए कब? 400 ईस्वी में ये बता के चले गए, और इनके गैलीलियो आ रहे 1450 हजार साल बाद। और इन्होंने क्या बोला? दूरबीन का आविष्कार किया, देखा, तो इन्होंने बोला नहीं, दुनिया के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जब ये बात फैल गई तो चर्च को खतरा लगा कि ये तो हमारी सारी किताबें झूठ कर दोगे, सारी किताबें झूठ करेंगी तो फिर हमारा प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा ना। जिस वजह से हमने पूरे समाज को बांध रखा है कि नहीं ये नियम है, ये तोड़ दिया, ये पर्ची कटाओ, इतना दो धन, ये वो, तो सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नियम ही टूट जाएगा, है ना, झूठे कहलाएंगे हम। उन्होंने इस व्यक्ति को नज़रबंद करा दिया और फिर इसको बाहर ही नहीं निकलने दिया। सोचो, इतने बड़े वैज्ञानिक को, है ना। तो ऐसे चल रहा था, और फिर भी इन्होंने कब खोज की, कब ये चीज़ सिद्धांत दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, दिन रात इसी से होते हैं, अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट के 1000 साल बाद। और ये बहुत पहले लिख के चले गए। जैसा मैंने बोला, हमारे धर्म ग्रंथ तबे रह गए, उनको किसी ने पढ़ा नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बने, है ना। आगे उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पेटेंट जैसा कुछ था नहीं, उसका आर्थिक लाभ लेने का कभी प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि जो इतने बड़े ज्ञानी हो जाते थे, अर्थ से तो उनका मोहभंगी हो जाता था। और यूरोप में आ गया था पूंजीवाद की, कोई भी नया ज्ञान मिले उसको तुरंत आर्थिक लाभ लो, दुनिया में फैला दो, है ना। तो ये सिस्टम रहा। शून्य का उपयोग करना, अभी शून्य क्या है ना, अंक मानेंगे ब्रह्मगुप्त, शून्य को संख्या में शामिल करेंगे ब्रह्मगुप्त। लेकिन इन्होंने बताया कि शून्य का उपयोग कैसे करते हैं। जो साइन कोसाइन ये पढ़ा होगा, ये फंक्शन वगैरह भी इनकी बुकों में मिलते हैं। दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त, 598 से 668 ईस्वी तक रहे। ये भी ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इनकी बुक पूछ ली जाती है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इन्होंने बुक लिखी, और इसमें शून्य को एक संख्या है। अब इन्होंने शून्य बता दी कि शून्य एक संख्या के रूप में यूज कर सकते हैं, ये एक संख्या है। गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसके नियम भी इन्होंने दिए। उस टाइम पे दे रहे हैं, अब तो बहुत आसान लग रहा होगा, देखें 2+2 4+4। 598 की बात करो, 598 भूल जाओ, आज से 200 साल पहले चले जाओ, फिर कोई अगर ये नियम की बात कर रहा है, ऐसी चीज़ों की बात कर रहा है, तो भी वो बड़ी चीज़ है। इन्होंने ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने बोला कि केवल 1 2 3 नहीं होते, -1 भी होगा, -2 भी होगा। जो द्विघात समीकरण होते हैं ना, द्विघात होते हैं जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो, जैसे x² + 2x + 3 = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है? 2। इन समीकरणों को हल करने की एक विधि बनाई, चक्रवाल विधि। अन्य पुस्तक जो इन्होंने लिखी, ये भी पूछी जाती है, खंड खाद्यक। फिर अगले जो गणितज्ञ हैं हमारे, वो हैं बौधायन। ये ईसा पूर्व में चले गए, मतलब सबसे पहले यही आए थे। 800 ईसा पूर्व से 740 ईसा पूर्व तक की बात हो रही है, मतलब ईसा के जन्म से पहले। इन्होंने शूल्य सूत्र दिए।
शुल्ल सूत्र। इसमें क्या है ना, बहुत सारी वेदिकाएं, इनकी नाप वगैरह जो होती है, वेदिकाएं जानते हैं ना, अग्नि वेदिका ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। तो इन सब के लिए बहुत सारे सूत्र दिए और इस सूत्र में पाइथागोरस के समान सिद्धांतों का वर्णन किया, जो पाइथागोरस प्रमेय हम अभी देखते हैं। फिर एक आए भास्कर द्वितीय, भास्कराचार्य, ये ईसवी में बात हो रही है, 1114 से 1185 ईस्वी के आसपास। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है, लीलावती, और एक पुस्तक लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। ये पुस्तकें पूछ ली जाती डायरेक्ट। तो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तकों की रचना की। चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, जिसमें चतुर्भुज एक है, उसका सूत्र दिया। कैलकुलस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर अगले आए हैं गणितज्ञ, वो है महावीराचार्य, 9वीं सदी में आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी है गणित सार संग्रह, जो आज हम एलसीएम निकालते हैं ना, लघुत्तम समादवर्तक, इस बुक में दिया है वो सारी चीजें। फिर एक गणितज्ञ आए हैं माधव, इन्होंने जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं इसके लिए अनंत श्रृंखला विस्तार की खोज की। आगे चल के जो अनंत श्रृंखला होगी ना, इनफाइनाइट सीरीज, इसको बहुत विस्तृत कर देंगे श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। और कब से कब तक है इनका टाइमलाइन, 1340 से 1425। फिर आएंगे आधुनिक युग के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन। कब से कब तक रहे ये देखो, इनका लाइफ देखो, केवल 33 ईयर्स जीवित रहे। इतने बड़े बड़े काम कर गए थे कि दुनिया भर के जितने भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट हैं ना, चौंक जाते थे। दुनिया भर की बात हो रही। इंडिया उस टाइम गुलाम है, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे हैं, पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं है। आप गांव से सेल्फ इन्होंने पढ़ाई करके चीजें अध्ययन करके इतने फेमस हो गए कि दुनिया ने इनको बुलाया, ठीक है। संख्या नंबर सिद्धांत इन्होंने दिया, अनंत श्रृंखला, बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम किया इन्होंने। निरंतर भिन्नों में 3900 से अधिक प्रमेय का विकास किया, सिद्धांत नए विकसित किए। रामानुजन थीटा फंक्शन दिया, मॉक थीटा फंक्शन, ये सारी चीजें इन्होंने दी हैं जो आज भी यूज होती हैं। इसके बाद आखिरी गणितज्ञ है सी आर राव, 1920 में। आधुनिक सांख्यिकी का जनक बोला जाता है, लेकिन भारत में सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। इन्हें पूरी दुनिया में आधुनिक सांख्यिकी का जनक बोला जाता है। क्रेमर राव बाउंड, सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्रेमर राव बाउंड। अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। दूसरा क्षेत्र है आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला जो महान नाम आता है हमारे सामने वो है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का पितामह इन्हें बोला जाता है, जनक बोला जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या चल रहा है देश में, महाजनपद काल। बौद्ध तथा जैन धर्म के शुरुआती विकास का काल, ठीक है। अभी छोटे छोटे कबीले से जनपद बने थे और जनपद से थोड़े जनपद बड़े हो गए थे तो महाजनपद बनने शुरू ही हुए थे। और उस काल में आप शल्य चिकित्सा पर ग्रंथ लिख के चले गए जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। 300 से अधिक प्रकार की, शल्य जानते हैं ना सभी, सर्जरी की बात हो रही है, काट पीट की बात हो रही है। 300 से अधिक शल्य क्रियाओं की बात की गई इसमें सुश्रुत संहिता में, और 120 से अधिक उपकरण जो शल्य क्रिया में उपयोग में आते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की बात, वही बात हो गई कि प्लास्टिक सर्जरी का तो इनको जनक बोला जाता है, विशेष रूप से राइनोप्लास्टी। मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन की तकनीकें इन्होंने विकसित की थी। सर्जिकल उपकरण है एक, जिसका उदाहरण दे देता हूँ, जवामुखी सलाका, इसका भी इन्होंने विकास किया। और जैसा मैं बोला 120 से अधिक उपकरणों का विकास किया इन्होंने। अगले हैं चरक, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता। इसमें चयापचय, चयापचय होता है मेटाबॉलिज्म, पेट से संबंधित, ठीक है, पाचन से संबंधित, पाचन तथा प्रतिरक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या की इन्होंने। इन्होंने बोला कि शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को मेंटेन करो तो शरीर स्वस्थ रहता है। कोई भी एक चीज इधर उधर हो गई, कम या बढ़ हो गई, तो फिर क्या असंतुलन होगा और शरीर बीमार होगा। इसी के आधार से इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, इसी आधार पर आयुर्वेद का आगे चल के विकास हुआ। फिर धन्वंतरी भी एक आते हैं,
है ना, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, धन्वंतरी। फिर जो आधुनिक काल के चिकित्सा के क्षेत्र में वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1922 से 2011 तक अनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी इन्होंने। प्रयोगशाला में इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था और इसी चीज के लिए 1968 में इनको चिकित्सा का नोबेल मिला था। फिर अगले हैं उपेंद्र ब्रह्मचारी। इन्होंने जो काला अजार है, लीस मेनिया डोनोवानी, ठीक है, काला अजार का इलाज इन्होंने ही खोजा था और नोबेल के लिए नामांकित हुए थे, हालांकि इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। फिर है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ये वर्तमान के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना दुनिया भर का आजकल चल क्या रहा है, जो राजनेता है इनको मिल रहे हैं पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, सब आपस में दे रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मिली भगत चल रही है, ठीक है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनका योगदान देखना, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये क्या क्या करके बैठे हैं, और इनको क्या मिला है, विज्ञान रत्न 2024 का दिया गया था। CNR राव, कितने लोगों ने नाम सुना होगा, 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था। पहले भारत रत्न कई सालों बाद दिया जाता था, वो भी एक या मुश्किल है कभी किसी साल दो व्यक्तियों को दिया गया हो, एक को ही मिलता है। अब तो थोक में दिया जाता है, कोई टाइमलाइन नहीं है, और अपने हिसाब से राजनीतिक रूप से, है ना। तो थोड़ी चीज़ें अब जो प्रायोरिटी है वो अब शिफ्ट हो रही है धीमे धीमे। तो 2024 का विज्ञान रत्न इनको दिया गया। फिर आते हैं भौतिकी तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में, महर्षि कणाद थे। जो हमने देखा ना ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर कौन था, परमाणु बम का जनक। इसकी एक मूवी आई थी बहुत बढ़िया। तो परमाणु जो सिद्धांत है कि समस्त ऊर्जा, प्रत्येक पदार्थ कुछ मूल कणों से बना है, और जो मूल कण होते हैं फिर उसके बाद उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और अगर उस मूल कण को विभाजित कर दिया तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इसी सिद्धांत से इस व्यक्ति ने परमाणु बम बना दिया था, ठीक। और ये सिद्धांत कौन, महर्षि कणाद दे के गए थे। वैशेषिक एक इन्होंने जो सिद्धांत है हमारा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और उसमें इन्होंने परमाणु की अवधारणा दी थी। यही अवधारणा दी थी इन्होंने कि प्रत्येक जो है पदार्थ दुनिया में कुछ मूल कणों से बना है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 तक, इनके बारे में ये है कि ये फिजिक्स में भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बायोलॉजी के भी, बॉटनी बोल सकते हो या बायोलॉजी, इसके भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वायरलेस संचार, जो माइक्रोवेव तरंगें होती है ना, उनका यूज होता है। जो भी एंटीना, कभी टावर पे देखना जो गोल एंटीना होते हैं वो माइक्रोवेव एंटीना होते हैं। अब तो ऑप्टिकल फाइबर आ गई है ना। माइक्रोवेव में क्या होता है, दो एंटीना होते हैं, दोनों में आपस से लिंक होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह संचार की चीज़ें पहुंच जाती हैं। पहले ऐसे ही संचार होता था, वायरलेस। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गई तो और फास्ट हो गई चीज़ें। इसके लिए अब जो माइक्रोवेव तरंगें हैं इनकी खोज वैसे तो हम पढ़ते क्या है, मार्कोनी ने की थी। किसने, मार्कोनी, इन्होंने। लेकिन इनसे पहले ये यूज कर चुके थे इन तरंगों का। तो वायरलेस संचार तथा माइक्रोवेव प्रकाशिकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। जो मार्कोनी थे इनसे पहले मिलीमीटर तरंगों का उपयोग करके संदेश भेजने का इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन जो इनकी तरंगें थी वो माइक्रोवेव वाली नहीं थी, इनकी कौन सी तरंगें थी, मिलीमीटर तरंग। आगे चलते हैं। पादप शरीर अब केवल भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं है, जो मैंने बोला बॉटनी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो पेड़ पौधे भी होते हैं ना उनके अंदर भी उतनी ही संवेदनशीलता होती है जितने की मनुष्यों के अंदर होती है। तो पादप शरीर विज्ञान से संबंधित इन्होंने खोजें की। एक यंत्र का आविष्कार किया, कैस्कोग्राफ, और इसी के द्वारा इन्होंने ये साबित किया कि पौधों में मनुष्यों की तरह संवेदनाओं की खोज की है, संवेदनाएं होती हैं, ऐसा इन्होंने बोला। अब आते हैं आधुनिक भारत के जो सबसे महान वैज्ञानिक जो हमारा देश मानता है, जिनके जन्मदिन को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताइए कि विज्ञान दिवस किस तारीख में मनाते हैं, ठीक है। और पहला जो नोबेल पुरस्कार भी जिनको मिला था जो भारतीय थे वो थे डॉक्टर CV रमन।
1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले केवल पहले भारतीय नहीं थे, पहले एशियाई भी थे। फिर सत्येंद्रनाथ बोस, ये भी बहुत महान वैज्ञानिक थे, हालांकि इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन एक सम्मान इनको इतना बड़ा मिला है, भी बताता हूँ मैं। 1894 से 1974 आधुनिक विज्ञान में माना जाता है कि दुनिया का सबसे माइंडेड व्यक्ति था, वो था आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन के साथ आप काम करते थे, दोनों लोगों ने मिलकर बराबरी से बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का प्रतिपादन किया था। और ये जो है देखो, दोनों का नाम दिया गया, बोस का पहले नाम दिया गया इसमें। और ये केवल यहाँ इंडिया में यूज नहीं करते हैं, ये जो जहाँ पे इन्होंने काम किया अमेरिका में मेनली, वहाँ पर भी सेम इसको बोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोला जाता है। और इन्हीं के सम्मान में परमाणु के जो मौलिक कण हैं, अभी क्या हो रहा है ना, अब ऐसा माना गया कि जो परमाणु है वो मौलिक कण नहीं है। पहले हम मान के चल रहे थे कि परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब समय के साथ पता लगा कि नहीं, कुछ कण परमाणु से भी छोटे होते हैं, जिन्हें एक कण को बोला जाता है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन, तो ये जो बोसोन कण है, बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो सोचो कितना बड़ा सम्मान है कि जो परमाणु ने पूरी दुनिया बदल दी, परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा, उसी परमाणु के आधार पर सारी फिजिक्स चल रही है। अब परमाणु के अलावा भी खोजा जा रहा है कि और भी इससे भी छोटे कण हैं, जो मूल कण हैं, जिसे बोला जाता है गॉड पार्टिकल, उसको नाम दिया गया इनके ऊपर। आगे चलते हैं। फिर आधुनिक काल के वैज्ञानिक है मेघनाद साहा, 1893 से 1956 तक थे। तापीय आयनीकरण समीकरण इन्होंने दिया और इससे क्या हुआ, तारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में मदद मिली। फिर एक वैज्ञानिक हुए हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1910 से 1995 तक। इन्होंने क्या किया, जो सितारा नहीं, यहाँ पे तारे ले लो, सितारा तो फिल्मी भाषा हो गई। जो तारा होता है, तारे के पास क्या होता है, खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है। इसी तारे से ही जो इसके आसपास के ग्रह उपग्रह हैं वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जैसे बाहर जितना भी सौरमंडल है, तो उनमें समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो तारे के जीवन में बहुत सारे चरण होते हैं। शुरुआत में तारा होते नहीं, शुरुआत में क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेट करके बताता हूँ। शुरुआत में ये धूल और जलवाष्प होती है, फिर ये धीमे धीमे इकट्ठे होते हैं और इनमें कुछ गैसें आ जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। जब ये आपस में टकराती है तो टेम्परेचर इनका धीमे धीमे बढ़ता है। 107 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर पहुंचता है तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है टकराने की। जैसे ही टकराएंगे ज़्यादा तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, संलयन, नाभिकीय संलयन, ये अवक्रिया शुरू हो जाएगी। नाभिकीय संलयन अवक्रिया में परमाणु बम से कई हजार गुने ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विभाजन, विखंडन, नाभिक टूटता है, संलयन में दो नाभिक जोड़ के एक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो किस में बदलता है, हीलियम में, नाभिकीय संलयन में। और जैसे ही नाभिकीय संलयन होगी तो ऊर्जा भी आ जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। ये तो हो गया। अब जैसे ऊर्जा प्रकाश आ गई तो ये तारा बन गया, फुल तारा। इसका एक जीवन काल होता है, क्योंकि इसके जो क्रोड में हो पूरे जगह संलयन चल रहा है, अवक्रियाएं चल रही हैं, जैसे सूर्य में भी चल रहा है। धीमे धीमे जो भी हाइड्रोजन होती है वो पूरी हीलियम में बदल जाती है। तो सबसे पहले क्रोड की खत्म होगी, क्रोड की खत्म होगी लेकिन बाहर जलती रहती है, तो इसको बोलते हैं रक्त दानव तारा, लाल रक्त दानव या लाल रक्त दानव तारा। फिर एक टाइम और ज़्यादा खत्म होती है तो इसमें विस्फोट होता है, जिसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तारे में जब विस्फोट हो जाता है तो फिर ये तारा दो चीज़ें बनता है, या तो बनेगा ये श्वेत बमन तारा, श्वेत बमन तारा, या फिर ये बन जाएगा ब्लैक होल। क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल वो तारे होते हैं, वैसी जगह होती है जो किसी भी चीज को अपने से बाहर नहीं जाने देते, अगर उनकी रेंज में आ गए वो खींच लें। यहाँ तक कि प्रकाश को भी, प्रकाश भी आता है तो ये अवशोषित कर लेते, उसको अपने यहाँ खींच लेते, प्रकाश भी पलट के नहीं जा पाता है, तभी ये दिखाई नहीं देते।
और ब्रह्मांड की एक और फैक्ट बताऊं कि पूरी ब्रह्मांड में सारी चीज़ें या तो डार्क एनर्जी की हैं या ब्लैक होल है। सिर्फ 4% चीज़ें इनके अलावा है, बाकी सारी चीज़। सोचो कितना बड़ा ये है। इनके आसपास से कोई तारा गुजरेगा उसे खींच लेते हैं, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना हैवी हो गया, एक ही पॉइंट पर इतना मास संकुचित हो गया कि ये किसी भी चीज को जो इनकी तरफ आएगी, इनकी रेंज में आएगी, खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक। तो इन्होंने क्या दिया, अब मैं आता हूँ उस पर, जिस थ्योरी पर आइंस्टीन ने आगे चल के वर्क किया है ना, और बहुत सारे व्यक्ति। इन्होंने बोला कि कोई तारा या तो ब्लैक होल बनेगा या श्वेत बामन बनेगा। कब बनेगा, जब अगर वो उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से अधिक हो तो ब्लैक होल हो जाएगा, कम है तो श्वेत बामन। और इसी लिमिट को क्या बोला गया है, चंद्रशेखर लिमिट। ये चीज इन्होंने बोली थी, और इसी खोज के लिए इनको क्या मिला है, 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीसी रॉय, इनकी मैंने बात की थी कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, और 5 से 6, 7, 8 तक चला था, 1908 तक। ठीक। स्वदेशी आंदोलन में जो मेन वैज्ञानिक थे वो थे पीसी रॉय। पीसी राय बंगाल में थे, और पी चिदम्बरम पिल्लई थे एक, वो थे साउथ में, चेन्नई में। तो इन्होंने पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की इसी टाइम पर स्थापना की थी, क्योंकि स्वदेशी की बात हो रही, विदेशी चीज़ें यूज नहीं करनी, अपनी करनी। और ये पहली फार्मा कंपनी थी, और भारत में रसायन विज्ञान का जनक इनको बोला जाता है। मर्क्यूरस नाइट्राइट की भी इन्होंने खोज की थी। फिर सर एम विश्वेश्वरैया, इनको कौन नहीं जानता होगा। मोदी जी एक बार राहुल गांधी की एक प्रकार से बोलते मजाक उड़ाने के लिए बोला था कि राहुल गांधी 3 बार विश्वेश्वरैया बोल दें तो मैं मान जाऊंगा। तो इतने महान इंजीनियर थे 1861 से 1962 तक, यानी कि 99 क्या पूरे 100 साल ही रहे। ठीक है, 61 भी जोड़ लो अगर तो। यहाँ ये इनका जीवन काल था, 100 का 101 साल। ठीक। महान इंजीनियर थे, योजनाकार थे, जल प्रबंधन यानी बांध वगैरह के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ काम किया, नई चीज़ें की। एक गेट था स्वचालित गेट जिसे बोला जाता है लुईस गेट, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ब्लॉक सिंचाई प्रणाली का आविष्कार किया था। और मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध जो है निर्माण, वो इनका उत्कृष्ट एक उदाहरण है जिसका इनकी देखरेख में निर्माण हुआ। अगर आधुनिक इंजीनियर में बात करें तो हम लोगों ने ई श्रीधरन का नाम सुना होगा। मेट्रो मैन बोला जाता है इनको। लखनऊ मेट्रो में भी इनके ही देखरेख में लखनऊ मेट्रो नहीं थी, और समझ लो भारत की सबसे फास्टेस्ट तैयार हुई थी वो लखनऊ मेट्रो थी ना। इसके बाद CNR राव, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में जन्म हुआ था। ठोस अवस्था रसायन, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टिविटी तब आती है जब -190 के आसपास टेम्परेचर हो तब। नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल के क्षेत्र में तो इनका इतना बड़ा योगदान है, जितने भी नैनो चीज़ें हम यूज करते हैं, ग्राफीन हो गया, ये सारी चीज़ें वो इनका ही योगदान है, इन्होंने ही विकसित की। और इसी के लिए 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था, किसी को नाम भी नहीं पता होगा क्या है। फ्रांस ने अपना सर्वोच्च अवार्ड इनको दे रखा है, बहुत महान वैज्ञानिक है। फिर अनिल काकोदकर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, भारत कई टाइप के रिएक्टर यूज करता है, हैवी वाटर रिएक्टर भी होते हैं, जैसे भारी जल बोलते हैं, D2O का यूज होता है जो। ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है ना। हम लोग थोरियम आधारित रिएक्टर की भी बात कर रहे हैं कि थोरियम का भी यूज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इस क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया। ये लेखपाल बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि लेखपाल की तैयारी एक व्यवस्थित रूप से हो, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं और एक तरीके की हो, इतनी क्लासेज करने के बाद 2-4 क्लासेज भी कोई स्टूडेंट करेगा उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चीज़ कराई जा रही है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो थोड़ा सा पुराने जितने भी बैच चले उनके कट ऑफ के वीडियो वगैरह पढ़े हैं। देखो, कोई भी बैच यहाँ चलता है तो कम से कम 50 से 60% सिलेक्शन तो यहाँ के स्टूडेंटों का ही होता है। इतनी सीटें तो ये लोग भरेंगे। टॉपिक वाइज सारी क्लासेज मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट पर, और PDF मिल जाएगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आएंगी समय के साथ, उनकी PDF।
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हर सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद टेस्ट हो जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाते हैं। डेली के टास्क टारगेट चल ही रहे हैं अभी, है ना। फुल टेस्ट भी होते हैं और आगे होंगे, जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो केवल टेस्ट ही होते हैं। रेगुलर ग्रुप कॉल, डाउट सॉल्विंग वगैरह होती रहती है। क्या करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है। प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, ऐप के अंदर ऑल कोर्सेज में चले जाना, या स्टोर करके एक ऑप्शन भी आएगा उसमें चले जाना, तो सारे कोर्स दिख जाएंगे, जो भी परचेज करना वहीं से कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है और यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आते, बाकी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो भी पढ़ रहे हैं लगातार वो ज़रूर शेयर किया करें, अपना जो आपका रियल फीडबैक है वो ज़रूर बताएं। परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो हम स्पेसिफिक रूप से एक क्लास आएगी, तो जो अंतरिक्ष पूरा हम कवर करेंगे ही करेंगे, है ना। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसमें पहले जो हमारे परमाणु ऊर्जा का जनक बोला जाता है, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 1909 से 1966, अगर ये 2 साल 3 साल और जीवित रह जाते ना तो हम परमाणु बम 1970 के पहले बना लेते। ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि अमेरिका ने इनकी कॉन्स्पिरेसी करके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो फ्लाइट दुर्घटना में, जो फ्लाइट थी वो टकरा गई थी सीधा पहाड़ से। तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका वगैरह की साजिश थी उसमें, और क्योंकि वो सब जान रहे थे कि ये परमाणु बम बना के दे देंगे इंडिया को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। इन्होंने स्थापना की थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, और इसी के अंतर्गत बार्क की स्थापना हुई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। थोरियम के उपयोग पर इन्होंने बल दिया था। एक फास्टर ब्रीडर रिएक्टर भी हम यूज करते हैं, FBR, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ही, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या जितने भी सिद्धांत हैं, नई खोजें हैं इस क्षेत्र में, इनकी ही देन थी शुरुआती। फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर कलाम जब भी बात करते थे ना, इनका जिक्र जरूर करते थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक थे। इसरो की नींव इन्होंने ही रखी थी। अहमदाबाद में एक है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यहाँ पर मैं जा चुका हूँ। जैसा मैंने बोला है कि मेन जो साइंस की जड़ है वो है आपकी मैथ। मैथ से कैलकुलेशन चीज़ों तक आप पहुँचोगे, लेकिन जो आप मेन रिसर्च करोगे, खासतौर से अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की, कण भौतिकी। और इससे संबंधित जो सबसे हाईएस्ट संस्थान है वो ये है PRL, और इसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का। और IIM अहमदाबाद की स्थापना में भी इनका योगदान था। फिर एक वैज्ञानिक जिनका नाम लोग नहीं सुन पा रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे, बहुत कम लोग जान रहे होंगे, वो है राजा रमन्ना। आप लोगों को पता होना चाहिए 1974 में पोखरण वन हुआ था, जिसको हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, कि बुद्ध स्माइल कर रहे हैं। हमने हालांकि ये एक परमाणु टेस्टिंग की थी, और इसमें बोला था, सारी हमने प्रक्रिया बता दी थी, बम नहीं फोड़े थे केवल, कि हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी हर चीज़ है, लेकिन हम बम नहीं बना रहे। वो इन्हीं के देख रेख में हुई थी। राजा रमन्ना मैन वैज्ञानिक थे। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो सभी लोग जान रहे होंगे, मिसाइल मैन हैं हमारे। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं की देखरेख में शुरू हुआ था, जिसके तहत अग्नि सीरीज और पृथ्वी सीरीज की मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ था, और आज यही हमारे मिसाइल कार्यक्रम की रीढ़ है। पोखरण 2 जो हुआ था, जिसमें हमने फिर 5 बम फोड़े थे, 3 एक दिन, फिर दो अगले दिन, 1998 में, इन्हीं की देखरेख में हुआ था। और जो पोखरण 2 जब हुआ था, उस टाइम पर भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर R चिदम्बरम। ये भी बहुत महान वैज्ञानिक थे परमाणु क्षेत्र में। अब सांख्यिकी के क्षेत्र में तो इनका नाम सुना होगा आपने। दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सांख्यिकी क्या होता है? डेटा, डेटा का उपयोग करना। जब डेटा का उपयोग करके आप चीज़ों पे पहुंचते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। असंख्य डेटा पड़ा हुआ है, आपने उपयोग किया उसको लगा के, वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए, तो आप तुरंत पहुंच जाते हो कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी नहीं है। तो ये सांख्यिकी के महान वैज्ञानिक थे PC महालनोबिस।
भारतीय सांख्यिकी के जनक बोला जाता है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। अन्य उसमें चले जाओ तो CSIR के बारे में बताइए, 1942 में स्थापना हुई थी और किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पर जो विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब तो इसको शायद नाम बदल के इन्होंने विज्ञान रत्न भी कर दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में CNR राव थे, एक वैज्ञानिक हैं कस्तूरी साहा। कैंसर डिटेक्शन के लिए इन्होंने कुछ रिसर्च किए थे तथा बायो इमेजिंग उपकरण भी बनाए थे और नैनो डायमंड का प्रयोग किया था इन सब चीज़ों के लिए। फिर नई इनोवेशंस में देख लेते हैं बिसरा 101, बिसरा नहीं बिरसा, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी। क्रिस्पर क्या होता है? UPSC में आ चुका है क्वेश्चन। क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल है। जो मनुष्य का जीन होता है ना, उस जीन पर ही डिपेंड करता है वो व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा, क्या बीमारियां हैं, कितनी उसके अंदर क्षमता है, बहुत कुछ जीन पर डिपेंड करता है। और जीन एक अनुवांशिक रूप से शिफ्ट होता रहता है। एक ऐसा Cas9, एक क्रिस्पर Cas9 ऐसा टूल खोजा है जिससे इस जीन को एडिट कर सकते हो, काट के पुराना जीन काट के लगा सकते हो, किसी और का जीन लगा सकते हो, जो किसी का जीन खराब हो गया तो उसको हटा सकते हो, ये है। तो इसी पर बेस्ड क्या है, ये जीन थेरेपी इन्होंने बिरसा 101 डेवलप की भारत ने। फिर मधु नेत्र आई, ये एम्स ने विकसित की है। इसमें क्या AI टूल है जिसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज होती है, उसको आँख में कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती, स्कैन भी यहाँ तक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए इन्होंने क्या है डायबिटिक रेटिनोथेरेपी के लिए मधु नेत्र AI विकसित की, आसानी से स्कैन हो जाता है। AI के क्षेत्र में जो हमारे शीर्ष वैज्ञानिक हैं उनमें एक है शैलेश कुमार, जो कि चीफ डेटा साइंटिस्ट भी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके क्षेत्र में संयुक्ता राय हैं शीर्ष वैज्ञानिक। क्वांटम कंप्यूटर्स तथा सेंसर्स पर महत्वपूर्ण रिसर्च करती हैं ये। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण विकास हुए हैं वो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या महत्वपूर्ण विकास हुए? एक तो OPI इंडस अप्रैल 2025 में लॉन्च, भारत का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है, ध्यान रखना। दूसरा कावेरी क्वांटम प्रोसेसर, एक कावेरी इंजन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जेट इंजन भारत बना रहा है, कावेरी विकसित कर रहा है, बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा क्योंकि 57 किलो न्यूटन ही थ्रस्ट देता है और चाहिए कम से कम 80 किलो न्यूटन, ठीक है। लेकिन कावेरी जो क्वांटम प्रोसेसर है वो जरूर भारत ने विकसित कर लिया, नवंबर 2025 में अनाउंस हुआ था। 64 क्यूबिट चिप है ये, भारत का सबसे पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर है। कृषि के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन का नाम सबने सुना होगा, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये। हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो उच्च उपज वाली किस्में हैं बीजों की, वो इन्होंने विकसित की थी। हालांकि दुनिया के स्तर पर कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर एक वैज्ञानिक हैं दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो अमूल है, सहकारिता में कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल करके, आनंद करके जगह है गुजरात में, वहाँ पे आनंद, तो वहाँ इसके मेन हेड थे यही वर्गीज कुरियन, इन्हीं की देखरेख में हुआ, इसीलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। और भारत में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था और इसी की वजह से ही क्या श्वेत क्रांति हुई थी। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मिल्क उत्पादन से। ये सब किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन से। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाकी आप लोगों ने जैसा बोला है, अगर क्लासेज अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर अगर जुड़ना है आपको, ओपन ग्रुप है, तो GS रेवोल्यूशन कहीं पर भी सर्च करोगे, टेलीग्राम पर कर दोगे, वहाँ पर ओपन ग्रुप मिल जाएगा, 6500 प्लस मेंबर्स होंगे उसमें। यूट्यूब पर आप लोग हो ही, सब्सक्राइब कर लो इसको, और प्ले स्टोर पर भी GS रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो एप्लीकेशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।